नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुशील बहुगुणा। देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर हंगामा अभी बना हुआ है। हालांकि आज के घटनाक्रम से इसके कुछ थमने की उम्मीद है। मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स की प्रवेश परीक्षा नीट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने एक प्रस्ताव दिया। एनटीए ने एक प्रस्ताव दिया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। एनटीए द्वारा बनाई गई 4 विशेषज्ञों की जांच कमेटी ने समीक्षा की और उसके आधार पर सरकार ने सुझाव दिया कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनकी फिर से परीक्षा कराई जाए और ग्रेस मार्क्स को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुझाव को मान लिया है। इसका मतलब यह है कि समय खराब होने के आधार पर ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से इम्तिहान देना होगा और अगर कोई छात्र इम्तिहान देने को राजी न हो तो उसे नीट यूजी की परीक्षा में ग्रेस को हटाकर मिले अंकों को ही अंतिम मानना होगा। यह परीक्षा 23 जून को होगी और इसका नतीजा 30 जून तक आ जाएगा। नीट की काउंसलिंग उसके बाद ही शुरू की जाएगी। कोर्ट ने 6 जुलाई से शुरू होने वाली इस काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तो इस फैसले के साथ ही नीट में मिले ग्रेस मार्क्स खारिज कर दिए गए हैं। इसका एक असर यह हुआ है कि नीट में जो 67 टॉपर इस बार आ गए थे, इस बार 67 टॉपर आने पर ही सबसे ज़्यादा हंगामा शुरू में हुआ या सबसे ज़्यादा आश्चर्य शुरू में व्यक्त किया गया। तो इनके 720 में से 720 अंक आए थे, तो वो अब घटकर 61 हो गए। 6 छात्र ऐसे थे जिन्हें समय खराब होने के आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए, तो उनके अंक बढ़कर 720 हो गए। आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, एक कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाने के लिए बोला है। तो ग्रेस मार्क्स का मसला तो हल हो गया है, लेकिन नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक से जुड़े आरोपों को लेकर याचिकाएं अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। पेपर लीक की जांच और परीक्षा रद्द कर दोबारा करवाने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। एनटीए को नोटिस का जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। इन याचिकाओं पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि असल मुद्दा पेपर लीक का है, जिस पर न्याय मिलना चाहिए। आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। इन लोगों ने बस गुमराह करने की कोशिश की है क्योंकि 3000 रैंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इस बार मेरे 671 मार्क्स थे, इस बार 14000 है वो रैंक गई है। तो 11000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे क्योंकि पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार जो इन्हें किया है ग्रेस मार्क्स का जो ये कह रहे हैं उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई में मतलब 600 प्लस नहीं होता, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स होता है। तो 600 प्लस के बच्चे 50 होंगे तो 50 रैंक कम, अब 14000 जो रैंक है वो 13950 हो जाएगी। उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना। उनकी 3000 है तो पेपर लीक क्या वो है मेन, इनने ग्रेस से पता नहीं क्यों ये लोग आ गए। वो तो ठीक है कि 15,000 का या 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई है 15,000 रैंक, जो इतने हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। हम जब उनको री एग्ज़ाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए? और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा? आपने उनको ब्रोशर में अपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है? तो इतना सवाल करने के बाद आप आज आके बोलते हो कि हम दोबारा रीटेस्ट देंगे। इससे
क्या साबित होता है एनटीए के द्वारा कि एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ इसका स्कैम कर रही है। मैम मैं तो यही चाहता हूँ जब तक इस पे पूरा फैसला ना आ जाए कि रैंक इतनी क्यों जंप कर गई, उसके पहले काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए। उधर सरकार की ओर से आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक के आरोप पूरी तरह निराधार हैं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए एक बहुत ही विश्वसनीय संस्थान है। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। सर, कोर्ट ने कह दिया है कि उनका रीटेस्ट होगा, जो 1500 केसेस हैं इनका रीटेस्ट होगा। जो कोर्ट कहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एनटीए की ओर से भी पेपर लीक के आरोपों को खारिज किया गया है और ये कहा गया है कि करीब 63 मामले ही ऐसे मिले जिनमें परीक्षा में नकल करने या परीक्षार्थी की जगह किसी और के इम्तिहान देने के लिए बैठने जैसे मामले सामने आए हैं। तो करीब 1550 छात्रों के रीटेस्ट की इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद 6 जुलाई से नीट की काउंसलिंग शुरू होने की संभावना है। देश भर के सैकड़ों सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए द मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी काउंसलिंग कराती है और एमसीसी अपनी वेबसाइट mcc.nic.in पर काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी करेगी। इस साल नीट की परीक्षा में करीब 24 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था और करीब 13 लाख छात्र इसमें पास हुए। पास हुए छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया काउंसलिंग के साथ शुरू हो जाएगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक और अहम मुद्दा जो मेडिकल जगत से ही जुड़ा है, मुद्दा अंगदान यानी अंग प्रत्यारोपण का। कई गंभीर रोगी ऐसे होते हैं जिनके शरीर के कुछ अंग इतने खराब हो चुके होते हैं कि उनके प्रत्यारोपण के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मेडिकल जगत इतनी तरक्की कर चुका है कि दिमाग को छोड़ दें तो लगभग हर अंग के प्रत्यारोपण की तकनीक विकसित हो चुकी है। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रत्यारोपण तभी हो सकता है जब किसी ज़रूरतमंद मरीज को वो अंग कानूनी तौर पर मिल पाएं जिनकी ज़रूरत है। अभी तक के कानून के मुताबिक अंगदान या तो वही करीबी रिश्तेदार कर सकते हैं, रक्त संबंधी जिनका खून का रिश्ता हो, या फिर कोई ब्रेन डेड मरीज हो जिसका परिवार इसके लिए राजी हो। लेकिन भारत में अंगदान को लेकर जागरूकता बहुत ही कम है। ब्रेन डेड मरीज के रिश्तेदार अंगदान के लिए बहुत कम राजी होते हैं और अगर रक्त संबंधी रिश्तेदार अंगदान करना चाहें तो भी कई बार खून मैच नहीं हो पाता, कई दूसरी तकनीकी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में सरकार अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कुछ ज़रूरी बदलावों पर विचार कर रही है। वो बदलाव क्या हो सकते हैं उस पर करेंगे आगे विशेषज्ञ डॉक्टर से बात। लेकिन पहले भारत में अंगदान को लेकर जागरूकता के हाल पर बात करते हैं। स्थिति ये है कि दुनिया में अंगदान के मामले में भारत सबसे पीछे रहने वाले देशों में से है। भारत में हर साल करीब 5 लाख लोगों को अंगदान की ज़रूरत पड़ती है। इनमें सबसे ज़्यादा 2 लाख को कॉर्निया के ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। 2 लाख लोगों को किडनी के अंगदान की ज़रूरत पड़ती है। 50,000 लोगों को दिल के अंगदान की ज़रूरत पड़ती है और 50,000 लोगों को लीवर की। और organindia.org के आंकड़ों के मुताबिक जिन 2 लाख लोगों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है उनमें से सिर्फ 50,000 को ट्रांसप्लांट के लिए कॉर्निया मिल पाता है। बाकी 1.5 लाख लोग उसके अभाव में जिंदगी भर देखने से वंचित रह जाते हैं। 2 लाख लोगों को किडनी की ज़रूरत है लेकिन मिलती हैं सिर्फ 1,684। ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, बदल सकते हैं। 50,000 लोगों को दिल के अंगदान की ज़रूरत पड़ती है लेकिन मिल पाते हैं 339 को ही। 50,000 लोगों को लीवर की ज़रूरत पड़ती है लेकिन मिल पाते हैं सिर्फ 708। ये स्थिति है। और जिन गंभीर तौर पर बीमार लोगों को किडनी, दिल या लीवर जैसे अहम अंग नहीं मिल पाते समय पर, उनमें से अधिकतर की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। और इसकी वजह यह है कि भारत में अंगदान को लेकर जागरूकता बहुत ही कम है। जबकि भारत में हर साल दुर्घटनाओं के कारण करीब 1.5 लाख केस ऐसे आते हैं जहां ब्रेन डेड मरीज के अंग दान के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि दुर्घटनाओं में लोगों के मारे जाने की घटनाएं कम किया जाना बहुत ज़रूरी है और सड़क परिवहन मंत्रालय का इस पर बड़ा जोर भी है। लेकिन तथ्य यही है कि करीब 1.5 लाख लोग दुर्घटनाओं में हर साल भारत में मारे जाते हैं और अगर उनके रिश्तेदार या उनमें से एक बहुत छोटा हिस्सा भी उनके रिश्तेदार अंगदान को लेकर जागरूक हों तो बहुत मदद मिल सकती है। एक व्यक्ति ही 8 लोगों को जीवन दान दे सकता है, लेकिन हर दिन सैकड़ों लोग अंगदान के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं।
अगर बाकी देशों से तुलना करें तो भारत में प्रति 10 लाख पर जहां अंगदान महज 0.86 है, यानी प्रति 10 लाख पर एक व्यक्ति भी अंगदान नहीं करता, तो अमेरिका में ये प्रति 10 लाख पर 31.96 है, यानी करीब 32। और स्पेन में प्रति 10 लाख पर 46.9, यानी स्पेन में प्रति 10 लाख पर 47 लोग अंगदान करते हैं। भारत में अंगदान के लिए नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है जो 3 स्तर पर काम करता है। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन नोटो, फिर रीजनल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर रोटो और राज्य के स्तर पर सोटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। और 24 घंटे नोटो की वेबसाइट है जो चलती है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर हैं जो अंगदान के संबंध में ज़रूरी मदद कर सकते हैं। अंगदान के लिए पूरी एक व्यवस्था सरकार ने बनाई है जिसके लिए ज़रूरतमंद मरीज को रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, लेकिन ये भी देखा गया है कि अधिकतर ज़रूरतमंद लोग अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराते। तो अंगदान देने वालों में भी जागरूकता कम है और अंगदान लेने वालों में भी जागरूकता की कमी है। और इस कमी की वजह से भारत के अस्पतालों में ट्रांसप्लांट की जितनी क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता, यानी हम ट्रांसप्लांट काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन अंगदान के लिए मरीज़ आते ही नहीं। उत्तर भारत में तो इसे लेकर दक्षिण भारत के मुकाबले जागरूकता और भी कम है। ब्रेन डेड मरीजों के अलावा मरीजों के करीबी रक्त संबंधी भी अंगदान कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण इससे अंगदान बहुत कम हो पाता है, कई बार ब्लड मैच नहीं कर पाता है। तो ऐसे में भारत सरकार अंगदान के नियमों में कुछ बदलाव की तैयारी कर रही है ताकि ज़रूरतमंद मरीज़ जो है उसके रिश्तेदार किसी दूसरे ज़रूरतमंद मरीज़ के रिश्तेदार के साथ अंगदान के लिए अदला बदली कर सकें। इस तरह के कुछ विचार हैं जिन पर बात अभी चल रही है, लेकिन ये अभी विचार के स्तर पर है। इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट लंग्स डिजीज़ रिसर्च सेंटर IHLD PSRI के निदेशक डॉक्टर राहुल चंदोला, जो हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, पूरा मुद्दा यही है कि अंगदान को लेकर जागरूकता बहुत कम है, तो ये जो दिक्कत आती है अंगदान को लेकर जागरूकता की, उसके हल के लिए सरकार क्या करने पर विचार कर रही है? क्या इस बारे में कोई जानकारी है? तो जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने अपने जो है मन की बात में इसका विशेष उल्लेख किया। उन्होंने जो है उन फैमिलीज के साथ भी इंटरेक्ट किया जिन्होंने जो है अपने सगे संबंधियों के अंगदान के लिए जो है एक वो किया, एक निश्चय किया कि जो है हमें जो है अपने अंगदान मरीज के अंगों को जो है डोनेट करना है। एज अ रिजल्ट आप समझते हैं कि एक व्यक्ति के हाँ बोलने से जो है 8 लोगों की जान बचाई जा सकती है। सो जैसे 2 लोगों को फेफड़े मिल सकते हैं, एक व्यक्ति को जो है हार्ट मिल सकता है, एक व्यक्ति को जो है लिवर मिल सकता है, 2 लोगों को किडनी मिल सकती है, पैनक्रियाज मिल सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन मिल सकता है। तो ये 8 लोगों की जान सीधे सीधे बचाई जा सकती है। और ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके जो है टिश्यूज डोनेशन हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे किसी को जो है हार्ट के वेल्व्स मिल सकते हैं, किसी को जो है वो जो बर्न वाले पेशेंट होते हैं उनको स्किन मिल सकती है, कॉर्निया मिल सकती है, जिसको आंखों का दान बोलते हैं, कॉर्निया मिल सकती है। फिर बाकी और बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं जो डोनेट एक व्यक्ति के हाँ करने से जो है वो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है और कई लोगों की हेल्प हो सकती है। तो प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को संज्ञान में लिया और इसको मन की बात में जो है विशेष रूप से उल्लेख किया। एक 15 मिनट का पूरा प्रोग्राम इस पे बना और इसके बाद जो है नॉर्थ इंडिया में जो है ऑर्गन डोनेशन रेट्स पे काफी फर्क पड़ा है। और हमें मालूम है कि जो है हर महीने जो नंबर्स आते थे नॉर्थ इंडिया से, करीब जो है 4, 5, 6, 7 ऑर्गन डोनेशंस हर महीने में होते थे, वो बढ़ के अब जो है कम से कम 15 से 16 डोनेशंस पर मंथ हो गए। कहने का मतलब है कि एवरी ऑल्टरनेट डे कोई एक व्यक्ति जो है अपने रिश्तेदारों का जो ब्रेन डेड डोनर्स होते हैं उनके अंग जो है डोनेट करने के लिए हामी भर रहा है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का भला हो रहा है। आगे भी चीजें जो है वो इम्प्रूव होंगी। स्कोप बहुत है यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन का। हमारे जो है दिल्ली और NCR में ही हर रात पोटेंशियल ब्रेन डेड डोनर्स कम से कम 40 से 50
पोटेंशियल ब्रेन डेड डोनर्स एक रात में होते हैं। ये वो ब्रेन डेड डोनर्स हैं जिनको जो है सर की चोट लगी है या फिर स्ट्रोक हुआ है, वो वेंटिलेटर पे हैं, ब्रेन डेड घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन बाकी ऑर्गन सब ठीक से काम कर रहे हैं। हार्ट ठीक चल रहा है, लंग्स ठीक चल रहे हैं, किडनीज ठीक चल रही हैं, लिवर बहुत अच्छा है। तो इनके ऑर्गन्स जो हैं पोटेंशियल ऑर्गन डोनर्स हैं। और अगर इनके रिश्तेदार इस चीज को समझें कि मरीज ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जा चुका है, इसके बाद जो है उसके ऑर्गन्स जो हैं दे आर गोइंग टू द बिन, दे आर नॉट बीइंग यूज्ड। सो अगर वो हाँ बोलते हैं तो वही जो है ऑर्गन्स जो हैं बहुत सारे लोगों की जान बचाएंगे और कई लोगों के लिए जो है ये बहुत यूजफुल होंगे। तो अब जो है चीजें काफी चेंज हो रही हैं। पीएमओ ने भी इसका संज्ञान लिया है और नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोटो बोलते हैं, नोटो भी कई लेवल पे जो है अवेयरनेस कैंपेन्स कर रही है। और साथ में जो है वो लोग जो है ऑर्गन डोनेशन प्लेजेस भी जो है जगह जगह जाके जो है करते हैं, सोशल कैंपेन्स चलती हैं। समाज के हर वर्ग को जो है इसमें इन्वॉल्व करने का नोटो ने जो है एक अच्छा काम किया है। एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था, उत्तर भारत में दक्षिण भारत के मुकाबले अंगदान को लेकर के इतनी कम जागरूकता क्यों है? देखिए, जागरूकता अब धीरे धीरे करके बढ़ रही है। आज से 5-6 साल पहले तक जो है नॉर्थ इंडिया में ऑर्गन डोनेशंस साउथ से काफी कम होते थे। उदाहरण के तौर पे साउथ में जो है आज से 5 साल पहले जो है हर महीने कम से कम जो है तमिलनाडु स्टेट में ही करीब जो है 20 से 25 डोनेशंस एक महीने में होते थे। दिल्ली में जबकि जो है 2 से 3 डोनेशंस मैक्सिमम होते थे। तो बहुत ज्यादा गैप था ऑर्गन डोनेशन रेट्स में। लेकिन अभी जो है लास्ट 1 साल में 2 साल में चीजें काफी चेंज हुई हैं, लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ रही है, सरकार ने भी संज्ञान लिया है, लोगों में जनरल पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ी है और मीडिया ने भी इसको जो है काफी जो है इंपॉर्टेंस दी है। आप जैसे लोगों ने, आपके चैनल ने जो है काफी इसमें जो है पहल ली है। कई अवेयरनेस कैंपेन्स एनडीटीवी पे भी चलती हैं और चैनल्स भी इसको जो है काफी अच्छे से जो है प्रायोरिटी देके चलाते हैं। तो इन सारी चीजों से लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, लोग समझ रहे हैं इस चीज को। प्रधानमंत्री जी के जो है मन की बात के बाद चीजें और चेंज हुई हैं। पीएमओ के इंटरवेंशन से, नोटो के जो है की एक्टिविटीज की वजह से भी जो है चीजें काफी चेंज हो रही हैं। अब ऑर्गन डोनेशंस नॉर्थ में भी जो है करीब 14-15 ऑर्गन डोनेशंस एवरी मंथ वो हो रहे हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज है। हम वहां से चल के आए हैं जहां 1-2 डोनेशंस महीने के होते थे, आज वही जो है 14-15 डोनेशंस हो रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि अगले जो है साल में देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री के स्तर से इस पर जब अपील की गई तो उसका असर दिखा है, ये आपका मानना है और ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी है अंगदान को लेकर लोगों का जागरूक होना। हम अपने स्क्रीन पर भी लगातार ये जानकारी दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप प्लेज ले सकते हैं, प्रतिज्ञा कर सकते हैं अंगदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर। साल भर पहले मध्य प्रदेश सरकार का दावा था कि हर गांव, हर खेत तक मिट्टी परीक्षण होगा, जांच प्रयोगशाला के लिए एम्बुलेंस खुद वहां पहुंचेगी। एम्बुलेंस तो छोड़िए, सालों पहले करोड़ों के खर्च से बने लैब्स तक बेकार पड़े। लेकिन राज्य सरकार का दावा है कि उसने लगभग 200% सॉइल हेल्थ कार्ड बना दिए। जरा सोचिए, आपका एटीएम क्या किसी काम का होगा जब बैंक में पैसे ही ना हो? तो सरकारी दावों और किसानों से किए गए वादों के बीच देखिए मध्य प्रदेश के 10 जिलों से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर आप करेंगे क्या जब आपके पास लैब्स नहीं होंगी, वो बेकार पड़ी हुई होगी। कृषि विज्ञान केंद्र में हम आए हैं यहाँ की प्रयोगशाला का रियलिटी चेक करने के लिए। प्रयोगशाला में अगर हम देखें तो इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ नज़र हमें नहीं आ रहे हैं। यहाँ ना सॉइल साइंटिस्ट हैं और ना ही उसको लेकर के कोई प्रयोगशाला है। जो खेतों की मिट्टी है उसकी जांच की जाती है। आप सैंपल नहीं की, आज तक नहीं की। 34,95,000 रुपए की लागत से ये प्रयोगशाला को बनाया गया है। पिछले 8 सालों से ना तो यहाँ पर कोई स्टाफ है। बिल्डिंग बना दी गई है 30 से 35 लाख रुपए में, लेकिन स्टाफ के अभाव में उन बिल्डिंगों में ताला पड़ा हुआ है। किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति न होने की वजह से ये जो सामान है, जो मशीनें हैं, वो सड़ रही हैं। सरकार की मंशा पे पूरा पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई मंत्री हमारे साथ चलेगा, क्योंकि प्रदेश में अगर एक भी लैब काम कर रही होगी ठीक से
तो फिर आप जो कहेंगे मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये 188% से कहीं से सही नहीं है। एक बार दिखवा लेंगे, आप कहाँ बता रहे हैं, गलती कहाँ से आ रही है। मध्य प्रदेश के इन 10 जिलों से आई तस्वीरें काफी हैं ये बताने के लिए कि कैसे राज्य के 313 विकास खंडों में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर बनाए गए 263 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं धूल खा रही हैं। 2015 में केंद्र सरकार ने मिट्टी की सेहत और उसमें पोषक तत्वों की जांच के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए। मध्य प्रदेश में भी मिट्टी के परीक्षण के लिए 250 से अधिक लैब बने, लेकिन अब देखिए उनकी हालत क्या है। अशोकनगर में मिट्टी परीक्षण के लिए आई मशीनें 2020 से ब्लॉक मुख्यालय में कृषि विभाग के दफ्तर में जस की तस पेटी पैक है, क्योंकि इन्हें चलाने के लिए कोई कर्मचारी ही नहीं। अशोकनगर जिले में एक लैब चालू है, लेकिन मुंगावली, चंदेरी, ईशागढ़ में सब मिट्टी में। सालों पहले बने लैब टूटने लगे हैं। ऐसे में किसान पूछ रहे हैं सॉइल हेल्थ कार्ड किस काम के। शिवपुरी जिले में एकमात्र लैब है, लेकिन स्टाफ की कमी से काम धीमा है। किसान कहते हैं पहले सैंपल नहीं लिया जाता, सैंपल ले भी लें तो रिपोर्ट नहीं मिलती। मिट्टी के लिए जरूरी है 18 से ज्यादा पोषक तत्व, लेकिन लैब में जांचे जाते हैं सिर्फ 8। प्रयोगशाला नहीं है हमारे पास सिर्फ एक ऑटोमेटिक छोटी सी इकाई है, लघु इकाई जिसको बोलते हैं, वो भी सिर्फ सॉइल के लिए है। जो भी विश्वविद्यालय स्तर से इसका फंड या जो लेबोरेटरी इस्टेब्लिशमेंट करने की प्रक्रिया है वो वहीं से निर्धारित होती है। हमारे स्तर पर इस प्रकार की कोई लेबोरेटरी नहीं मिलती है। नहीं की आज तक नहीं की। सैंपल लेके जाते हैं तो क्या करते हैं? वो फेंक देते आज तक, मतलब एक बार ब्लॉक पर देके आए थे सैंपल, तो वहाँ से कोई रसीद ही नहीं मिली। ना रसीद मिली, ना सैंपल का कोई रिपोर्ट मिली? कोई रिपोर्ट नहीं मिली। वे जाते ही नहीं है, 2 बार बोल गए थे और वे कह रहे आएंगे, वो आते ही नहीं है। और आप भी तो लेके जाते हो ना सैंपल, अपनी मिट्टी का सैंपल लेके जाते हो। कोई जांच का उदाहरण नहीं दिया कुछ। रख ले मिट्टी के जांच भेज देंगे और कोई जवाब नहीं है। कभी जांच रिपोर्ट आई? आपने जांच कराई मिट्टी की? जांच एक बार कराई, लेके पहुंचे थे, कोई जांच नहीं आई। लेके सैंपल लेके पहुंचे तब भी जांच नहीं कराई? नहीं। किस गाँव से हैं आप? चिटौरा से। शिवपुरी जिले में 5 लाख से ज्यादा किसान हैं। मिट्टी जांचने के लिए एक कमरे की लैब जिसमें सैंपल भरे रखे हैं, लेकिन उन्हें जांचने नाम मात्र के लिए स्टाफ की नियुक्ति। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला मंडी में बनी थी, तो उनका संचालन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है और उनकी हैंडओवर कर दी गई है। पुरानी मंडी में बनी हुई। यहाँ नहीं है, मतलब नई मंडी जो बनाई गई है उस मंडी, पुरानी मंडी में? पुरानी मंडी। खरगोन में 8 साल पहले 35 लाख रुपए की लागत से लैब बना, लेकिन न संसाधन न स्टाफ। जर्जर हो रही बिल्डिंग की हालत देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ से मिट्टी को क्या इलाज मिलेगा। मिनी लेबोरेटरी के माध्यम से इस लेबोरेटरी में जो है किसानों के सैंपल किए गए थे, परंतु कम सैंपल आने से जिले की जो लेबोरेटरी है उसी में किसानों के सैंपल हम लोग जो है टेस्ट कराते हैं और परिणाम पत्र उनको पहुँचाते हैं। मिट्टी का परीक्षण करवाया? नहीं करवाया। हलवा के अंदर प्रयोगशाला है, ये मालूम है आपको? नहीं मालूम, कोई जानकारी नहीं दी। किसी ने बताया नहीं? किसी ने बताया। छतरपुर जिले के 7 ब्लॉकों में मिट्टी परीक्षण के लैब बनकर तैयार हैं, बस पूरी तरह खुले नहीं हैं। वजह वही टेक्नीशियन और कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं। जो हमारी 7 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं सभी विकास खंडों के कृषि उपज मंडी परिसर में, उनमें चूंकि स्टाफ नहीं है, इस कारण से वो संचालित नहीं हो पा रहे हैं। और उसके लिए इस वर्ष हमने प्रयास किया है कि जो हमको नवीन 22 कृषि विस्तार अधिकारी यहाँ पोस्ट हुए हैं, ज्वाइन किए हैं, उन लोगों के माध्यम से इस बार हम उनको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री का जिला सीहोर। यहाँ 1 करोड़ 20 लाख की लागत से मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बनी, बस किसानों के किसी काम की नहीं। कई ब्लॉकों में ताला लगा है, जो खुला है वो है जिला मुख्यालय का लैब। इछावर, आष्टा, भैरुंदा और बुधनी के मंडी प्रांगण में तो ये लैब शो पीस है। वजह वही स्टाफ नहीं। हर प्रयोगशाला में कम से कम 10 लोगों का स्टाफ जरूरी है, लेकिन यहाँ लैब टेक्नीशियन तक नहीं। अभी चूंकि स्टाफ की कमी भी है, तो हमारा जो विकासखंड स्तर पर जो और भी टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए वो अभी नहीं है। लेकिन मिनी लैब के माध्यम से हम जो वहाँ पर उपलब्ध स्टाफ है फील्ड का, उससे बाकी का एनालिसिस करवा लें। उमरिया में 1.5 लाख से अधिक किसान परिवार हैं। करीब 1 लाख खरीफ का और 60,000 रबी की फसलों का रकबा है। मिट्टी परीक्षण के लिए उमरिया पाली और मानपुर में लैब बने, उमरिया में चालू है, दूसरी बंद।
शहडोल जिला मुख्यालय में लैब है, जरूरी सामान भी, बस 7 लोगों का स्टाफ स्वीकृत है सिर्फ 2, एक मृदा प्रभारी और एक लैब टेक्नीशियन। साल भर में 12,000 सैंपल जांचने का लक्ष्य है, हुए हैं सिर्फ 1,500। स्टाफ तो यहाँ तो मात्र 2 लोग हैं हम लोग, और यहाँ कम से कम 6 से 7 लोगों की आवश्यकता है। 3 सहायक टेक्नीशियन चाहिए, एक ऑफिस वर्क के लिए एक लिपिक चाहिए, एक प्यून चाहिए, और जिसकी जो है यहाँ कमी है, हम 2 लोगों को ही करना पड़ता है। ऑफिस का भी आजकल तो ऑनलाइन इतना काम हो गया है कि उसको पूरा डाटा यहाँ से निकालने के बाद हमको कंप्यूटर में भी उसको ऑनलाइन फीडिंग करना पड़ता है, तब फिर वो जो है पोर्टल बने हुए हैं उसमें दर्ज होता है। सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल पे हमको एंट्री करना पड़ता है। टीकमगढ़ में 2 लाख किसानों के खेतों की मिट्टी जांचने हर ब्लॉक में लैब बना, लेकिन किसान कहते हैं एक तो स्टाफ कम है, जो है वो वक्त पर बैठते नहीं। अब लैब का तो ऐसा है भाई साहब के अपन परीक्षण कराने जाओ मिट्टी का तो वहाँ पे कोई मिलता नहीं है, लैब सारे बंद रहते हैं। तो फिर कैसी उन्नत फसलें ले पाते हैं आप लोग? तो अब लैब बंद ही रहते हैं, अपना परीक्षण हो नहीं पाता है, इस वजह से अपन को बीच की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। काय को होता है सर, वहाँ पे जाते तो लैब बंद रहता है, ताले डले रहते हैं वहाँ पे। कितनी बार गए आप? मैं कई 3-4 बार हो गया। तो परीक्षण नहीं होता है? अभी कहाँ हुआ सर। फिर कैसे आप लोग फसलों उगाते हो? पता ही नहीं पड़ता तमाम फसलें को कैसे होगा। श्योपुर जिला मुख्यालय में लैब है, जहां एक लैब टेक्नीशियन लैब के साथ विभाग के प्रशासनिक काम को भी देखता है। जिले के विजयपुर और कराहल में लाखों की बिल्डिंग में ताला पड़ा है। करीब 5 लाख की आबादी वाले जिले में सिर्फ जिला मुख्यालय में जांच हो रही है, वो भी सिर्फ कहने के लिए। मैहर जिले के तीनों ब्लॉक मुख्यालय मैहर, अमरपाटन और रामनगर में मिट्टी परीक्षण लैब में ताला जड़ा है। खुला भी रहता तो क्या ही होता, न मशीन न स्टाफ। मिट्टी की बात यूं ही नहीं निकली। सरकार का दावा है कि राज्य में मिट्टी की सेहत जांचने 6,31,437 सॉइल हेल्थ कार्ड का लक्ष्य था, उसने बना दिए 11,89,505, यानी 188.38% ज्यादा। हमें जमीनी हकीकत मालूम थी, इसलिए सरकार से सीधा सवाल पूछ लिया। सॉइल हेल्थ कार्ड जो है 188% बन गए हैं मध्य प्रदेश में। मृदा परीक्षण के लिए जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनते हैं वो 188% बन गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई मंत्री हमारे साथ चलेगा, क्योंकि प्रदेश में अगर एक भी लैब काम कर रही होगी ठीक से तो फिर आप जो कहेंगे मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये 188% से कहीं से सही नहीं। एक बार दिखवा लेंगे, आप कहाँ बता रहे हैं, गलती कहाँ से आ रही है। वैसे केंद्र सरकार के आंकड़े कहते हैं मध्य प्रदेश में 2023-24 में 12,46,700 टेस्ट होने थे, 5,58,489 सैंपल इकट्ठा हुए, 2,60,484 टेस्ट पूरे हुए। पहले देश की मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी थी। 90 के दशक में पोटेशियम और सल्फर, अब हमारी मिट्टी में जिंक और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत कमी है। लेकिन शायद ही किसी किसान को पता लग पाता है आखिर उसकी मिट्टी में कमी है तो क्या। मिट्टी की 1 इंच परत बनने में कई 100 साल लग जाते हैं। हमारा सारा भोजन मिट्टी से ही बनता है, लेकिन उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल और खेती के गलत तरीकों से हमारे भोजन की थाली प्रभावित हुई है। यूरिया के अंधाधुंध इस्तेमाल से नाइट्रोजन साइकिल प्रभावित हुआ है। सरकार उर्वरकों पर लाखों करोड़ की सब्सिडी देती है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए किसान को ये तक नहीं पता कि उसकी इस मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। यानी इस लापरवाही से हमारा, आपका, किसान और देश सबका नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। दिल्ली में पानी का भीषण संकट है और उधर पानी सप्लाई करने को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए। हालांकि इस मुद्दे पर हिमाचल सरकार के अलग अलग बयानों में विरोधाभास को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ हुआ, लेकिन अब उसने इस मसले को हल के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड को सौंप दिया है। दिल्ली सरकार को वहां जाने के लिए कहा है। इस बीच दिल्ली में पानी की किल्लत भयानक बनी हुई है। टैंकर माफिया को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और उधर मुनाक नहर, जिससे दिल्ली को पानी सप्लाई होता है हरियाणा से, उसकी निगरानी बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये आरोप लग रहा था कि टैंकर माफिया मुनाक नहर से पानी चोरी कर कई इलाकों में मनमाने दामों पर बांट रहे हैं। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर पश्चिम दिल्ली के बवाना में मुनक नहर पर पानी की पहरेदारी में जुटी है दिल्ली पुलिस। दरअसल दिल्ली को जो पानी मिलता है
उसका बड़ा हिस्सा हरियाणा के रास्ते इसी नहर से आता है। दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसी के पानी पर निर्भर हैं। यहाँ पर टैंकर माफिया के सक्रिय होने की और नहर से पानी चुराने की बात सामने आ रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसके बाद एलजी ने दिल्ली पुलिस को टैंकर से पानी चोरी रोकने के निर्देश दिए और बुधवार रात से ही नहर के पानी की निगरानी के लिए दिल्ली के 4 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई। हमारे अभी 4 पुलिस स्टेशन से गुजरता है यहाँ से शुरू होके, तो हर जगह जगह पे हमने पिकेट्स लगाए हैं और राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग हो रही है। एटलीस्ट जब तक ये जो क्राइसिस चलता रहेगा तब तक वी विल इंश्योर कि यहाँ से कोई ऐसा इलीगल काम ना हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार और दिल्ली वालों को तब निराशा हाथ लगी जब हिमाचल प्रदेश ने साफ कर दिया कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए 137 क्यूसेक पानी नहीं है, जबकि पहले उसने हामी भरी थी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सामने आया था कि हिमाचल प्रदेश ने लिखित में कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिल्ली के लिए छोड़ दिया है, जबकि हिमाचल के वकील ने मौखिक तौर पर कहा कि वो पानी छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया कि उनके पास दिल्ली को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के ऐसे रुख पर फटकार लगाई, पूछा आपके खिलाफ क्यों ना कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाए। हिमाचल प्रदेश ने अपने हलफनामे में गलती के लिए माफी मांगी और दूसरा हलफनामा दायर करने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राज्यों के वाटर शेयर एग्रीमेंट मामलों का एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए वो इस मामले में कोई राय नहीं बना सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपर रिवर यमुना बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि शुक्रवार को बैठक बुलाए और मानवीय आधार पर दिल्ली को पानी देने पर जल्द से जल्द फैसला करे। तो पानी की पूरी किल्लत है। पहले 2 टाइम आता था, अब 1 टाइम पे आ रहा है, लेकिन कब आता है कब नहीं आता। और अगर ये प्याऊ ना हो तो कम से कम हजारों आदमी इस प्याऊ से पानी अपना पीते भी हैं, और प्लस ये पीछे की लाइन में जो पानी जो बड़ी बोतलें पड़ी हैं, इन बोतलों के माध्यम से लोग घर में भर के लेके जाते हैं, जिससे लोगों की प्यास बुझती है। कैसे चल रहा है? मेरे यहाँ पानी की स्थिति बहुत खराब है। पहले तो पानी ठीक आता था, लेकिन अब 2 महीने से जो है पानी में बहुत ज़्यादा परेशानी कर रखा है। क्योंकि पहले सुबह शाम दोनों टाइम पानी आता था और पानी का टाइम भी अच्छा था, 1.5-2 घंटे पानी आता था। अब पानी सुबह या शाम में से एक टाइम आता है और ये भी नहीं पता कि सुबह आएगा या शाम को आएगा। सब कुछ मौसम पर निर्भर है। बेतहाशा गर्मी का मौसम है, इसलिए कोई भी राज्य दूसरे राज्य को 1 बूंद अतिरिक्त पानी देने को तैयार नहीं हो रहा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बरसात आने दीजिए और फिर देखिएगा कि कोई भी राज्य किसी भी दूसरे राज्य का अतिरिक्त पानी लेने को तैयार नहीं होगा। सब वक्त और मौसम की बात है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।